तो कौन होगा वो नया चेहरा और कौन इस चेहरे में क्या खास होगा आने वाले 2022 में जो गुजरात में विधानसभा चुनाव होते हैं? क्या ये चेहरा कमाल करेगा? ये तमाम सवाल हैं, चर्चा करते हैं। डॉक्टर विजय खेरा, नेता बीजेपी, हमारे साथ बने हैं। साधना भारती, प्रवक्ता कांग्रेस हैं। आलोक मेहता, एडिटोरियल डायरेक्टर इंडिया न्यूज, हमारे साथ हैं। और साथ ही प्रणव ठाकुर हैं, प्रवक्ता आप। तो ये सभी गेस्ट हमारे साथ में बने हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। ये कैसे, अगर हम बात करें इस पूरे मामले को देखकर कि अचानक से जो बीजेपी से हमारे साथ में जुड़े हुए हमारे मेहमान, मैं पहले प्रश्न आप ही से करना चाहूंगी सर। अचानक से ये अमूलचूल परिवर्तन क्यों किया गया? 50,000 से भी ज्यादा वोटों से जीते थे विजय रूपाणी और एक उनका अलग कद था, आपने ही चुना था, लेकिन फिर अचानक से इस्तीफा। पहले मैं कांग्रेस प्रवक्ता बोल रही थी, उनका जवाब दे लूं एक मिनट के लिए। हमारे मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया है, उसके हमारी अंदरूनी सोच हो सकती है, हमारा विचार राजनीतिक हो सकता है, लेकिन इनके याद करिए, AR अंतोले साहब ने इसलिए इस्तीफा दिया था क्योंकि उनके ऊपर सर पार्टी तक ही सीमित नहीं होती है ना, वो जनता के बीच भी होती है और जनता के लिए ही होती है और जनता के काम करने के लिए ही चुनी जाती है सरकार। इसे आप सिर्फ अपना अंदरूनी मैटर नहीं कह सकते हैं, आप मान भी नहीं सकते हैं, ऐसा आप नहीं कह सकते हैं। बहरहाल हमारे साथ और भी गेस्ट जो हैं वो जुड़े हुए हैं। जी बताएं, आप अपनी बात पूरी करें। क्यों हटाए गए? हमने अपनी राजनीतिक विचारधारा है, इतना ज्यादा हो, हजारों कारण होते, थोड़ी है कि एक आदमी मुख्यमंत्री बन गया तो रहेगा, एक आदमी पार्टी अध्यक्ष बन गया तो रहेगा। हम देखिए 4 साल तक रहेंगे और अचानक 5वें साल में जैसे ही अब चुनाव आने वाले होंगे गायब हो जाएंगे, तो ये तो सवाल बनता है ना सर, ये सवाल तो पूछा जाएगा आपसे। बहरहाल प्रणव ठाकुर, प्रवक्ता आप, आजकल आम आदमी पार्टी भी काफी कुछ बोल रही है। अभी कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें कांग्रेस और बीजेपी दोनों को कटघरे में खड़ा कर दिया था। प्रणव ठाकुर, कैसे देख रहे हैं इस बदलाव को आप? नमस्कार। पहले तो आपने हमें इस चैनल के माध्यम से बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकार में से CM बदलने से कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, सिस्टम बदलनी पड़ेगी। और गुजरात की जनता ने सोच लिया है 2022 के अंदर आम आदमी पार्टी बहुत मजबूती से और बहुमती के साथ 2022 में सरकार बनाने जा रही है। विजय भाई रूपाणी को इस्तीफा देना पड़ा, उसका मेन रीजन ये है कि हमने जन संवेदना मुलाकात करके एक कार्यक्रम चालू किया था और गांव-गांव के अंदर हमें बहुत बहुत सपोर्ट मिला, पूरी गुजरात के अंदर गुजरात की जनता का सपोर्ट मिला। और फिर बीजेपी ने जन आशीर्वाद यात्रा निकाला था, 7 गांव में गई, वहां पर उनको घुसने नहीं दिया। तो मतलब उनको पता चल गया कि अगर हमने CM नहीं बदला तो ये हमारी और भी हालत खस्ती हो जाएगी। लेकिन प्रणव जी, ये यानी कि आप कह रहे हैं कि आपका वर्चस्व इतना था कि बीजेपी को ये फैसला लेना पड़ा, आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं? आम आदमी पार्टी का पूरा प्रेशर था। प्रणव जी, इतना आश्वस्त होना कभी कभी नुकसानदायक भी हो जाता है। बहरहाल हमारे साथ में आलोक मेहता जी बने हुए हैं। एक बात मैं बीजेपी के प्रवक्ता को बता दूं कि मुख्यमंत्री गुजरात राज्य का होता है, बीजेपी का नहीं। तो ये मुख्यमंत्री अगर की बात आती है तो आप प्रमुख बदल सकते हो, उसमें आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। लेकिन अगर आप देखिए प्रणव जी, पार्टी फेरबदल करती है, ये उसका हक होता है, लेकिन जनता का भी हक होता है पूछना कि आखिर ये फेरबदल अचानक से क्यों? आलोक जी बने हुए हैं। आलोक जी एडिटोरियल डायरेक्टर इंडिया न्यूज हमारे साथ में बने हुए हैं। आलोक जी, ये दोनों बातें आपने सुनी, बीजेपी ने अपना पक्ष रखा है और आम आदमी पार्टी की ओर से प्रणव ठाकुर जो हमारे साथ में मौजूद है, उन्होंने तो एक अलग ही बात उन्होंने यहाँ पर बता दी है। लेकिन बहरहाल हम इनसे इतर अगर बात करें और इस परिवर्तन की बात करें, विजय रूपाणी ने अचानक से इस्तीफा सौंपा, ये मतलब कह लीजिए कि रात ही रात में ये अचानक से परिवर्तन हो गया, अपना इस्तीफा सौंप रहे थे, लेकिन चेहरे पर, हालांकि पार्टी के लिए कह रहे थे कि भाई पार्टी ने जो फैसला किया है मैं उस पर बिल्कुल रहूंगा और पार्टी के लिए काम करता रहूंगा, तमाम बातें कर रहे थे, लेकिन चेहरे पर एक उदासी थी। वो उदासी राजकोट में भी देखी जा रही है, सन्नाटा पसरा हुआ है। कैसे देख रहे हैं इस परिवर्तन को आप? रचना जी, हम लोग पहले भी बात कर रहे थे, बिल्कुल ठीक कहते हैं कि मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री देश के होते हैं, प्रदेश के होते हैं, लेकिन विधायक दल उनको चुनते हैं। आप ये देखिए, ये सही है कि
उसमें सर्वानुमति हो, विधायकों की राय ली जाती है। आज भी 2 दिन क्यों एक्सरसाइज हुई है, इसके पहले हुई होगी। हमें आपके सामने मीडिया पर आना जरूरी नहीं होता। कई बार आप और हम तैयारी कर रहे हैं, क्या हम सारी पार्टियों को बताते हैं कि आज हम दिन में किस समय आपसे बात करने वाले हैं? तो मुझे ऐसा लगता है कि पार्टियों का हर एक, आम आदमी पार्टी को भी है, आज ही उनकी बैठक हुई है, केजरीवाल जी को फिर से चुन लिया गया, तो वो संयोजक बने हैं। तो ये एक बात है कि पार्टियों का, या कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को बनाए, सोनिया जी को बनाए, ये मनीष तिवारी को बनाई, उनकी पार्टी का डिसीजन है। इसलिए हम बिल्कुल पर्यवेक्षक की तरह से बात कर रहे हैं। हम लोगों को कोई लेना देना किसी पार्टी से नहीं है। इंडिया न्यूज का और आप सबका, हमारा सबका जो पत्रकार है, हमारा निवेदन खाली ये है कि देखिए, ये तो सबके लिए अग्नि परीक्षा है। हम जो गलत बात कहेंगे तो हमारे चैनल को लोग ब्लॉक कर देंगे। उसी तरह से यदि पार्टियां गलत करेंगी तो देखिए, चिमन भाई पटेल को जी से रखा था, भ्रष्टाचार के आरोप में जेपी आंदोलन हुआ और उसके बाद मतलब उनको हटना पड़ा, मतलब ऐसे कई जिन पर अजीत जोगी को कांग्रेस ने नहीं हटाया तो क्या नतीजा हुआ? तो भ्रष्ट आदमी की गड़बड़ भी हो सकती है। अच्छे आदमी में कई लोग हैं जो बिल्कुल सर, पार्टी अपने फैसले ले सकती है, पार्टी अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन जो फैसले जनता की वजह से लिए जाते हैं या फिर जनता के बीच में जो पार्टी होती है और खासकर जब सत्ता में होती है तो कई सवाल बन रहे हैं। वही मेरा बार बार प्रश्न है। हमारे साथ में साधना जी भी जुड़ी हुई है, कुछ कहना चाह रही है काफी देर से। साधना जी, आप अपना पक्ष रखिए इस पूरे मामले पर। जी, सबसे पहले तो ब्रेक से पहले जो एंकर थी उन्होंने मुझसे कुछ सवाल पूछा था, उसका जवाब दूंगी, फिर भाजपा प्रवक्ता का भी मैं जवाब देना चाहूंगी। देखिए, सबसे पहली चीज, कांग्रेस में डिक्टेटरशिप नहीं चलती, हम दो हमारे दो का शासन नहीं चलता। कांग्रेस पार्टी के अंदर मतभेद हो सकते हैं और कहीं भी मतभेद हो सकते हैं, उसमें बुराई नहीं है, लेकिन मतभेद नहीं होने चाहिए। मतभेद है, उनका निराकरण भी होता है, लेकिन राजस्थान में भी तो भाजपा में फूटा, मध्य प्रदेश में नरोत्तम मिश्रा, शिवराज सिंह चौहान की फूट तो उनकी भरी मीटिंग में निकल के आ गई थी। दूसरी बात मैं जरूरी रखना चाहूंगी कि पहली बात ये इन्होंने कहा, भाजपा के प्रवक्ता ने, हमारा राजनीतिक विचार है। अरे आपकी सारे ही राजनीतिक विचार है, आपके विचार जनता के प्रति तो कुछ है ही नहीं ना। मतलब आग कहां लगती है, भाजपा को कहां गम है, और आंखों में कुर्सी और हाथों में परचम है। सिर्फ कुर्सी का इनको मोह है और कुर्सी के मोह के लिए मध्य प्रदेश में तो लोकतंत्र को लूटतंत्र तक बना दिया। जी, जुमला तो आपने बहुत अच्छा दिया, लेकिन मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। पूछ रहे हैं कि अगर साधना जी, जुमला आपने बहुत अच्छा पढ़ा, लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। आपकी पार्टी के भीतर भी बहुत कुछ ऐसे जिस पे प्रश्न चिन्ह कई बार लगते रहे, वहाँ आप जवाब नहीं देते हैं, लेकिन यहाँ चूंकि मुद्दा जो है सत्ता पक्ष का है तो आप जवाब देने के लिए आ गए, वो भी जुमला भी परफेक्ट एकदम दे रहे हैं आप। नहीं, बिल्कुल जवाब मैं हमेशा इस पर, देखिए, इंडिया न्यूज पर भी कई बार आई हूँ, और अभी आलोक जी कह रहे थे कि कई बार अगर चैनल गलत करे तो उसको बंद कर दिया जाता है। आजकल तो क्या है ना आलोक जी, क्योंकि इंडिया न्यूज तो हमेशा सत्यता की बात करता है, मैं तो हमेशा बधाई देती हूँ इंडिया न्यूज को, लेकिन आजकल तो जो सत्यता की बात करता है उन्हें भाजपा के शासन में रेड कर दी जाती है, उनके चैनल और अखबारों पर भी। लेकिन आज फिर भी आप डर और खौफ के इस साए में भी आप सत्यता की बात को करते हैं, इसके लिए धन्यवाद करते हैं हम आपको। लेकिन आज मेरा प्रश्न ये है कि अगर विफलता के लिए आप बात कर रहे हैं कि अगर विफलता के कारण सीएम बदला, तो फिर तो सबसे पहले योगी आदित्यनाथ को बदलो, जिनके शासन में राम मंदिर में चंदा चंपत घोटाला हो गया, जिनके शासन में लाशें गंगा जी के किनारे तैर रही थी, जिनके शासन में शिक्षकों ने कोरोना के कारण कितने शिक्षक मृत्यु का शिकार हुए, जिनके शासन में बेरोजगारी चरम पर है, महिलाओं के साथ उत्पीड़न करा जाता है। बहराइच में मायाराम लोधी को मैडम, ये मुद्दा आपके पास, ये आपके लिए रक्षा करने के लिए आपके लिए एक मुद्दा बन गया है कोरोना, नहीं तो इससे पहले कई और विपदाएं थी और आपदाएं आई थी और हमने कांग्रेस को भी देखा है। बहरहाल हम कोरोना मुद्दा नहीं, देखिए मैडम, ऐसा है कि बड़ी विपदा है ना, कोरोना तो बड़ी विपदा है, आज भी है, उसमें तो इससे पहले भी कई विपदाएं आई है मैडम, कांग्रेस के टाइम में भी कई विपदाएं आई और कैसे निपटाया आपने, ये देश जानता है, और इसीलिए आज बीजेपी है, वरना आप ही होते। गीतांजलि जी, तो हमने निपटा है, बिल्कुल, क्यों नहीं निपटा? पोलियो जैसी बीमारी से हमने देश को मुक्त किया है, बिल्कुल निपटे हैं, इसके लिए कोई मनाही थोड़ी ना है, लेकिन निपटने का तरीका होता है। आप आज भी बेरोजगारी, चाहे पेट्रोल डीजल, 40 साल पोलियो वैक्सीन नहीं बना पाया। प्रवक्ता दे, जातिगत जनगणना पर क्यों चुप है? दे, अरे पोलियो से मुक्त तो किया, कोरोना साधना जी, मुद्दों की फहरिस्त है आपके पास। साधना जी, मैं रोकना चाहूंगी, मुद्दों की एक फहरिस्त लगती है आपके पास में, लेकिन आज का मुद्दा हमारा ये है कि इतना बड़ा कदम, साधना जी आपको रोकना चाहूंगी, थोड़ा सा संयम रखें आप, कि इतना बड़ा कदम आखिर बीजेपी ने क्यों उठाया है, इसके पीछे क्या वजह है। आज का हमारा टॉपिक ये है और मैं कोशिश कर रही हूँ और आपसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगी, जितने भी गेस्ट हमारे जुड़े हैं, कि हम इस मुद्दे पर रहें ताकि ये मुद्दा भटके नहीं। बहुत बड़ा मुद्दा है। अचानक से 2022 में अभी विधानसभा चुनाव होने हैं गुजरात में, और अचानक से सीएम का बदल जाना या सीएम के लिए अब नए चेहरे को ढूंढना, सीएम का पुराने सीएम का इस्तीफा होना, कई सवालों को यहां पर जवाब दे रहा है। फिलहाल यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। ब्रेक के बाद अब सभी गेस्ट के पास में हम दोबारा आएंगे और जो तमाम सवाल हैं वो करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौट रहे हैं।
तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से चर्चा गुजरात की, और इसी बीच गुजरात से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें कि जल्द ही नए सीएम का ऐलान संभव होगा। बीजेपी विधायक दल की बैठक जो थी वो शुरू हो गई है। विजय रूपाणी रखेंगे नए नेता के नाम का प्रस्ताव। तो किस तरह से ये फेरबदल होगा, कौन नया चेहरा होगा, क्यों लगा कि जो रूपाणी है वो असफल है, इन तमाम सवालों के साथ ही जो है कई और बातें निकलकर सामने आ रही हैं। फिलहाल इस खबर पर ताजा अपडेट आपको बता रहे हैं। जो बैठक थी विधायक दल की वो शुरू हो चुकी है, जिसके बाद सीएम पर फैसला होगा। और आइए सीधा रुक करें, जतिन हमारे संवाददाता बने हमारे साथ में, सीधा उनके और रुक करें। जतिन, बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है, तमाम लोग पहुंच चुके हैं। बैठक से क्या कुछ अपडेट्स निकल कर आ रहा है सामने, क्या कुछ वहां से ताजा जानकारी? जी बताना चाहूँगा आपको कि जिस तरह से अभी जो है फिलहाल ही अभी बैठक शुरू हुई है, अभी थोड़ी देर में ही जो है जो सीएम का जो नए सीएम है उनका नाम जो है बहुत ही जल्द आपके सामने होगा। और आशा करते हैं कि कहीं ना कहीं जो है चेहरा ये जो है ये वो पाटीदार समाज से ही हो, ऐसी पूरी संभावना है। जतिन, आप वहां पर बने हुए हैं, लगातार अपनी नजर भी बनाए हुए हैं। आसपास जो लोग हैं वो तमाम पहुंच रहे हैं, जिसमें विधायक भी हैं, कुछ कार्यकर्ता भी वहां पर होंगे, कुछ सुगबुगाहट होगी, कुछ नामों पर चर्चा होगी। बाहर भी, बैठक के बाहर भी इस वक्त जो लोग मौजूद होंगे, इस बैठक में जो लोग मौजूद नहीं है, वो जो बाहर लोग हैं वो भी कुछ चर्चा कर रहे होंगे। किन नाम को लेकर चर्चा हो रही है और क्या कुछ जानकारी उनके जरिए आपको मिल पाई है अभी तक? जी आपको बिल्कुल बताना चाहूँगा कि नामों की अगर बात की जाए तो अभी जो है एक तो नितिन भाई पटेल है, उनके नाम की चर्चा चली है। बाकी एक जो दमन और दीव के जो एडमिनिस्ट्रेटर है प्रफुल्ल भाई पटेल, उनके नाम की भी कहीं ना कहीं चर्चा चली। और अभी बीच में ही एक नया नाम भी सामने आया था कि कहीं ना कहीं जो यहाँ के गुजरात के जो महसूल मंत्री है कौशिक भाई पटेल, उनके भी नाम की चर्चा चली है। साथ ही साथ आरसी फड़दू जो है उनके भी नाम की चर्चा चल रही है। कल जिस तरह से पाटिल साहब का भी जो सीआर पाटिल है उनका भी नाम चल रहा था, लेकिन उन्होंने एक वीडियो के जरिए बता दिया था कि वो इस रेस में कहीं भी शामिल नहीं हो। पक्ष जो भी सीएम नियुक्त करेगा उनके साथ मिलकर वो अगली विधानसभा में काम करेंगे। बिल्कुल, तो अब देखना ये होगा कि किस तरह से ये नाम निकलकर सामने आएगा। बैठक हो रही है, बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण ये बैठक है, और इस बैठक के बाद जो है क्या कुछ फैसला रहता है गुजरात के लिए, ये एक देखने वाली बात जरूर होगी। लगातार हम नजर बनाए हुए हैं और हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़े हैं। एक बार फिर से उनसे हम चर्चा करते हैं इसी खास मुद्दे पर और इसी अहम विषय पर। डॉक्टर विजय खेड़ा, नेता बीजेपी, हमारे साथ मौजूद है। साथ ही हमारे साथ साधना भारती भी मौजूद है। साधना भारती के अलावा हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से भी प्रणव जो है वो जुड़े हुए हैं। साथ ही आलोक मेहता, एडिटोरियल डायरेक्टर इंडिया न्यूज, भी हमारे साथ में बने हुए हैं। आप सभी मेहमान एक बार ब्रेक के बाद दोबारा हमारे साथ जुड़े हैं। आलोक जी, सबसे पहले प्रश्न मैं आपसे करना चाहूंगी, जनसंदेश यात्रा क्या इसी मकसद से निकाली गई थी कि रूपाणी का जो कामकाज है, जो उनके कार्यकाल में वो काम कर रहे हैं, वो कैसा जा रहा है, बेहतर जा रहा है, नहीं जा रहा है, क्योंकि आगे विधानसभा चुनाव की भी तैयारी करनी थी। जनसंदेश यात्रा का मकसद क्या मेन यही था? देखिए रस्ता जी, इसमें कोई शक ही नहीं है कि लगातार एक रिव्यू पार्टी के नेतृत्व को करना होता है, क्योंकि जब आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर यदि वोट मांगते हैं तो जिम्मेदारी सबकी बनती है, उसकी भी बनती है, जेपी नड्डा जी भी है। तो इस तरह की यात्रा आपने देखा, आज मंत्री प्रियंका गांधी अपनी रैलियां कर रही है, सभाएं करती है, तो मुझे लग रहा है कि ये सब एक्सरसाइज स्वाभाविक है। लेकिन जनसंदेश यात्रा में तो चलिए अपना प्रचार, एक तरह से हमारे जो कार्यक्रम है जो सफल है उसकी जानकारी दी जाती है। उस बहाने से कार्यकर्ता एक तो संगठित होते हैं और वो अपनी बातें बताते भी है। तो लगातार जो संपर्क में रहते हैं, कई बार ये शिकायतें भी कई बार मुख्यमंत्रियों के बारे में आती है, शायद रूपाणी जी के बारे में भी आई कि भाई वो कई लोग नहीं मिल पाए या कुछ हुआ। तो ऐसी शिकायतें तो बड़े नेतृत्वकर्ता के लिए बड़ी होती है। कई मुख्यमंत्री होते हैं सुबह दरबार लगाते हैं, 200 लोगों से मिल लेते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो यात्राएं करते हैं या बाहर रहते हैं तो नहीं मिल पाते हैं। मुझे लगता है आपने सवाल उठाया, ठीक है, लेकिन ये लगातार अभियान, ये एक बात का प्रमाण है रचना जी कि जो पार्टी जिम्मेदार पार्टी है, चाहे आम आदमी हो, कांग्रेस हो, ये लोग लगातार जब संपर्क में रहेंगे, और यही बीजेपी की सबसे ज्यादा कोशिश, इसका फायदा इनके पास एक और है आरएसएस, इसके लिए अभी रचना जी भी कह रही थी आरएसएस। लेकिन देखिए कई चीजें तय नहीं कर पाता, कई बार उसकी बात मानी जाती, कई बार नहीं मानी, लेकिन हाँ फीडबैक देना उसका काम है कि वो अपने कार्यकर्ता स्वयं से उनके जो है या उनका जो विचार है कि भाई किसान या छात्र या युवा या उनके लिए क्या होना है या मंदिर के लिए क्या होना है, वो बातों का दबाव भी बनाते। एक तरह दबाव मतलब हमारे सब जो काम कर रहे हैं तो उनका बात सुनिए आप कि क्या गड़बड़ियां हैं। तो मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र का एक अच्छा संकेत है
यदि वो जनता के बीच जाए केवल भवनों में बैठ करके ही और डिजिटल से मोबाइल और तो आलोक जी इसी एक अच्छी पहल बीजेपी की आप मानते हैं, लेकिन इसके साथ सवाल यह है कि रूपाणी आखिर असफल क्यों लग रहे थे बीजेपी को? आंतरिक सर्वेक्षण हुआ है, उसमें कई बातें निकलकर सामने आई हैं। क्या अहम बिंदु वो रखे जाएं या माने जाएं जिसकी वजह से रूपाणी जो है वो असफल साबित हुए हैं इस आंतरिक सर्वेक्षण में? रचना जी, एक बात वैसे हमारे साथ और बीजेपी के प्रवक्ता है वो भी बताएंगे, लेकिन जहां तक मैं समझता हूँ कि देखिए कई बार मोदी जी के बाद जो मुख्यमंत्री बने गए आनंदीबेन पटेल बनी थी, वैसे आनंदीबेन पटेल का भी एक अच्छा एक बड़ा प्रशासनिक है, कोलकाता से तो गवर्नर है, उनके ऊपर होने के बाद तो गवर्नर बना दिया। लोग अपेक्षा करते हैं कि जो शासक है वो बड़ा बहादुर घोड़े पर सवार दिखाई दे। कई बार ऐसा लगता है कि मैं बड़ा जुल्म कर रहा होगा या मैं बड़ा जाति भी करता है, क्योंकि प्रशासन चलाने के लिए कभी कभी बड़े कठोर निर्णय लेने होते हैं। मेरी जो समझ है विजय रूपाणी जी के लिए ये छवि नहीं। चलिए, बिल्कुल सही कहा आपने। विजय जी भी हमारे साथ में मौजूद है, उन्हीं से जान लेते हैं। विजय जी, क्या ये कड़े जो फैसले हैं वो लेना इतना जरूरी था? क्या इस कड़े फैसले से तस्वीर कुछ गुजरात में बदलेगी? क्या आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इस फैसले को लिया गया है? भारतीय जनता पार्टी जीत के मामले में पूरी तरह से आश्वस्त है। हमारा काम, हमारा विकास अपने आप हो लेगा। रूपाणी जी रहे, पटेल जी रहे या कोई और रहे, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। जैसे हमने आपसे कहा कब कहाँ किसकी आवश्यकता होती है, उस हिसाब से कई बार संगठन में और सरकार में फिर बदल होते रहते हैं चेहरों के। ये कोई नई बात नहीं है, बहुत बार ऐसा होता है। पार्टी में अध्यक्ष थे, फिर उनको मंत्री पद के लिए लाया गया। नितिन गडकरी जी का भी है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि नितिन गडकरी जी पार्टी नहीं चला पा रहे थे, अमित शाह पार्टी नहीं चला पा रहे थे, या ये गृह मंत्री के लायक नहीं है। यानी कि विजय जी आप मानते हैं, आप मान रहे हैं यानी कि असफल रूपाणी जो है वो साबित हुए हैं। लेकिन अब अगर हम सफल देखें तो किस चेहरे पर यहाँ पर सहमति बनती नजर आ रही है? वो तो अभी बताना कठिन है। वो तो विधायक दल के लोग जब बैठेंगे, बैठक होगी तो विधायक दल के लोगों को ये तय करना है, विधायकों को वो अपने आप तय करेंगे। बहुमत किस तरफ होगा, जिसको चाहेंगे तो उनको हर एक को अपने अपने क्षेत्र, अपने पूरे प्रदेश का उनके सामने पूरा सीन होता है, उन्हें सब कुछ पता होता है, और इस हिसाब से जो मेजोरिटी जहाँ होगी उसको चुन लिया जाएगा। चलिए, ये तो अभी थोड़ी देर में फैसला हो जाएगा। प्रणव ठाकुर जी, प्रवक्ता, आप भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। प्रणव जी, कहा जा रहा है एक बेहतर पहल है जनता के बीच में जिस व्यक्ति को काम करना होता है सीएम के चेहरे के तौर पर, वो कितना बेहतर काम कर रहा है, नहीं कर रहा, जनता कितना पसंद कर रही है, नहीं कर रही है, जनता की जो भी चीजें होती हैं उस पर वो कितना सफल उतर रहा है, उनकी जो भी चीजें उनसे उनके मुद्दे होते हैं। तो ये एक बेहतर पहल है बीजेपी की। इस पहल को आप कैसे देख रहे हैं और क्या इस पहल से आप भी कुछ सीख लेंगे? मैडम, मेरा तो ये मानना है कि केवल सीएम फेल नहीं हुए, पूरी सिस्टम फेल होगी, मतलब सरकार फेल होगी। तो क्या कौन मुख्यमंत्री होगा, उससे बेहतर सवाल ये है कि कैसा मुख्यमंत्री होगा। मतलब ये है कि आप समझिए कि मेरी पूरी बात रखने दीजिएगा कि इंडिया आज तक बड़े बड़े रिवोल्यूशन हुए हैं, मेनली 6 है, मैं आपको गिनवा देता हूँ। स्पेस रिवोल्यूशन तो डॉक्टर भाई, व्हाइट रिवोल्यूशन डॉक्टर कुरियन, स्पेस પછી एटॉमिक रिवोल्यूशन डॉक्टर अब्दुल कलाम, टेलीकम्युनिकेशन श्याम पित्रोड़ा जी, आधार कार्ड निर्करणी, और हरित क्रांति हुई तो डॉक्टर स्वामीनाथन। आइडियली है कि कोई भी मुख्यमंत्री बने, पर वो कैसा होना चाहिए जो लास्ट आज के लोगों तक एजुकेशन पहुंचा सके, हेल्थ की सुविधा दे सके, जो भी अभी जो दिक्कतें आ रही है महिलाओं को सुरक्षा के, मतलब आप ये मान रहे हैं कि गुजरात में इस मामले में बीजेपी जो है फेल साबित हुई है? साधना जी, क्या आप मानती हैं कि मंथन होते रहना चाहिए पार्टी में? मैडम 1 मिनट मेरी पूरी बात रखने दे दीजिए। जी, अभी हमारे स्टेट ऑफ मिनिस्ट्री में क्या इनको करना है वो उनका खुद का। साधना जी, प्रणव जी पूरी बात रख लें। जी बताइए प्रणव जी। स्टेट ऑफ मिनिस्ट्री में हमारे यहाँ पे किशोर भाई कानानी करके है, वो हेल्थ डिपार्टमेंट देखते हैं, उनका एजुकेशन 4th या 5th स्टैंडर्ड का है। अगर आप उनको टॉसिली चुम्बक लिख के दे दो ना गुजराती में तो वो पढ़ ना पाए। तो मेन मुद्दा ये है कि आपको कैसा मुख्यमंत्री चाहिए, उसके ऊपर डिपेंड होनी चाहिए कि किस तरीके का मुख्यमंत्री। चलिए आपकी बात पूरी। साधना जी, आप अपना पक्ष रखें। जी साधना जी, आप मानती हैं कि ऐसा मंथन होते रहना चाहिए, या आंतरिक सर्वेक्षण जो है वो होते रहना चाहिए, एक अच्छी पहल है? आलोक जी भी अभी यही कह रहे थे, आप कैसे देखती हैं?
देखिए, आंतरिक सर्वेक्षण ये तो पार्टी का इनका मसला है, परंतु जब आप एक सरकार में मुख्यमंत्री बार बार बदलते हैं तो उस पर ये, क्योंकि जनता का अधिकार है जानने का, आप क्यों कर रहे हैं। अभी तो आप 99 के फेर से निकल भी नहीं पाए हैं 2017 से। और उसके बाद गांधी जी के गुजरात में जो गॉडसेवादी विचारधारा वाली भाजपा की बड़ी अम्मा है आरएसएस, मैं तो कहती हूँ वो टेंडर ओपन कर रही है। पहले उत्तराखंड करती है, अब ये वाला टेंडर ओपन किया गया है मुख्यमंत्री के लिए कि अब फिर बदले जाएंगे, कौन सा चेहरा होगा। तो पहले भी एक बार जब मुख्यमंत्री बदला था आरएसएस ने गुजरात के अंदर, उस समय पर गांधी जी के गुजरात को गदर से गुजरना पड़ा था, दंगों का दर्द झेलना पड़ा था। और अब मुझे लगता है दो ही विचारधाराएं देश में देखिए शुरुआत से काम कर रही है। साधना जी, पार्टी के फैसले को आरएसएस से जोड़कर क्यों देख रही हैं? आपको क्यों लगता है कि ये फैसला पार्टी का नहीं है, आरएसएस का है? ऐसा क्यों लगता है आपको? ये पार्टी का अपना निजी फैसला भी हो सकता है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी 4 चेहरे उतारे थे ना आदरणीय गीतांजलि जी। नहीं, निजी फैसला इनका इसलिए नहीं है क्योंकि जब उत्तर प्रदेश के चुनाव में 4 चेहरे उतारते हैं, ब्राह्मणों के नाम पर कलराज मिश्र ठाकुरों के नाम पर राजनाथ सिंह, केशव प्रसाद मौर्य के नाम पर लोधी निषादों के नाम पर उमा भारती जी, और चुनाव जीतने के बाद योगी आदित्यनाथ जी को उत्तराखंड से लाके मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि ये तय आरएसएस करती है। अगर भाजपा तय करती तो बनती उमा जी, कलराज मिश्र। विजय खेड़ा जी जुड़े हैं। विजय जी, ये सीधा सीधा आरोप लग रहा है आप पर कि आपकी पार्टी के फैसले जो है वो आरएसएस लेती है। इतना ही है क्या ये फैसला भी इसी? जी अभी तो इनकी इसी बात को इनकी जानकारी है। कोरोना में पूरा विश्व उनको कह रहा था, उनकी प्रशंसा हो रही थी। ऑस्ट्रेलिया ने उनसे सलाह मांगी थी। आपको पता क्या है, आप कुछ भी बोल रहे हैं, हमको फायदा कर रहा है। आप और बोलिए कोरोना को, ताकि योगी जी और जीतेंगे। साधना जी, शिक्षक मृत्यु का शिकार हो गए, गंगा के किनारे लाशें पड़ी थी। अरे झूठे धर्म के ठेकेदारों, शर्म करो। क्या बोल रहे हैं आप? क्या बोल रहे हैं आप? गंगा के किनारे लाशें थी तब कहाँ गए थे आप? हिंदू धर्म के ठेकेदार बनते ना आप, अग्निदाह संस्कार तक नहीं दिला पाए। आलोक जी, और आप यहाँ बैठकर ये कह रहे हैं कि आलोक जी, ये आरोप प्रत्यारोप जो है वो तो चलता रहा है। ये तो सभी पार्टियों की बात है। सत्ता पक्ष विपक्ष पर, विपक्ष सत्ता पक्ष पर ये आरोप लगाती रही है। बहरहाल आलोक जी, साधना जी आपको रोकना चाहेंगे। आलोक जी, ये मुद्दा जो है वो अब सीएम पद के उस रेस का है, उस चेहरे का है, खासतौर पर जो अभी थोड़ी देर में इस पर फैसला होगा। लेकिन ये जो आरोप लग रहे हैं, खासकर आरएसएस से जोड़कर इस बात को जो देखा जा रहा है, कितना सही इसे मान रहे हैं आप? मुहैया कराया, सुविधाएं दी, बसें पहुंचा। आपके नेता ने तो नकली नंबर लिख के भेज दिए। आप योगी जी की, मेरा प्रश्न आलोक जी से था। आलोक जी, मैं खाली ये बता रहा था। अरे योगी जी का साधना जी जरा चुप हो जाएं आप। भ्रष्ट शासन रहा। साधना जी थोड़ा सा चंपत घोटाला करने वालों, साधना जी थोड़ा सा ब्रेक लें। साथ उत्पीड़न करा इन्होंने। नहीं, ये गलत। साधना जी, आप अपनी बात को रखिएगा, पूरा टाइम मिलेगा आपको। जी आलोक जी, पर बात कीजिए मैडम, बात लाइए। जी आलोक सर अपना पक्ष। जी सर, हमारे आप मेहमान हैं, हम लोग सबकी बात सुनना ही चाहते हैं। इस समय हम गुजरात की चर्चा कर रहे, बड़ा एक कठिन, एक तरह से लास्ट मिनट पर वहाँ फैसला हो रहा है। इसलिए हम ये कहें कि अभी दूसरे विषय उत्तर प्रदेश पर अभी बहुत सारा 6 महीने हम बात कर सकते हैं। मेरा मानना है कि इस समय गुजरात में जो परिवर्तन है, यदि कमजोरी है तो केवल आरएसएस ही करता होता। केंद्रीय मंत्रिमंडल में कई ऐसे परिवर्तन हुए हैं या कोई भी देश में जान सकता है कि सब कुछ संघ के कहने से नहीं हो सकता है। बिल्कुल। और ये फैसला संघ के कहने से हुआ, ये सीधा आरोप लगा देना कितना सही है? राहुल चाहते थे कि मान लीजिए तरह से हमेशा सचिन पायलट के लिए भी बहुत अच्छा मौका था, लेकिन मान लो उन्होंने कहा कि नहीं, ये बड़ों की राय है। तो कई फैसले पार्टी में भी पार्टी बिल्कुल सर, आप केजरीवाल जी किसको बनाएंगे? बिल्कुल ये तमाम सवाल तो बन रहे हैं। सर आपको हम रोकना चाहेंगे, आपको रोकना चाहेंगे, और तमाम गेस्ट जो हैं इनसे भी हम चर्चा लगातार यूं ही जारी रखेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर हमें चूंकि रुकना है,